कक्षा 9th विषय इतिहास प्रकरण 4 आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के अंतर्गत हमने पीछे पढ़ा था भारत की सम्मुख जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों से निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए भारत सरकार ने नियोजनबद्ध विकास की रूपरेखा तैयार की और इसमें 9 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपने पीछे पढ़ा है। हर पंचवर्षीय योजना का एक विशिष्ट उद्देश्य रखते हुए जो दीर्घकाल में जिसको प्राप्त करना था, अपेक्षित विकास का लक्ष्य और कुछ अन्य कार्यक्रमों को जो बीच में सरकार जो है चलाती, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रम, और इससे विकास की रूपरेखा को तय करने का प्रयास किया गया। आज हम पढ़ेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप जानें कि पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हम देखें तो भारत में बैंकिंग व्यवसाय पर पूरी तरह से निजी क्षेत्र का एकाधिकार था और ये बैंक उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इन बैंकों के निदेशक अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत रहते थे और इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने वर्ष 1955 में 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और उसे भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दिया। इस बैंक ने अल्प अवधि में ही संपूर्ण देश में अपनी शाखाएं खोल करके सरकारी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया। अब आइए देखें कि ये राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे कारण क्या थे, उसे हम जाने। योजनाओं के कार्यान्वयन में घाटा होने पर उसे बैंकों के माध्यम से पूरा किया जाए, ऐसा अपेक्षित था। इसके अलावा बैंकों का लाभ सरकारी कोष में जमा कराना, लघु और मध्यम उद्योगों की विकास नीति का कार्यान्वयन करना, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने और अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग प्रारंभ किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में देखते हैं कांग्रेस पार्टी में समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर के कांग्रेस फोरम और सोशलिस्ट एक्शन दल ने व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की और इस निर्णय को कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिला। फलस्वरूप 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कुल 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी ने जो चलाया, अब उसके बारे में जानते हैं। ये 20 सूत्री कार्यक्रम क्या थे, उन्हें आप जान ले। इंदिरा जी द्वारा चलाए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में 1 जुलाई 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकसित राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति करने के लिए प्रयासों का संकल्प लिया, जिसमें पहला था कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून, चकबंदी कानून, संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन योजनाओं में वृद्धि करना। दूसरा, श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार से मुक्ति। तीसरा, कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोकथाम। चौथा, जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, राशनिंग व्यवस्था में सुधार लाना। और पांचवा प्रमुख था हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्र उद्योग का निर्माण,
दुर्बल वर्गों की ऋण से मुक्ति, आवास निर्माण, दूरसंचार सुविधाएं और विद्यालय के लिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना, ये इंदिरा जी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में समाविष्ट थे। अब हम तत्कालीन औद्योगिक क्षेत्र में उत्पन्न समस्या जो प्रमुख रही है, श्रमिकों की समस्या, उसके बारे में जान लेते हैं। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1981 को 11 जुलाई 1851 को कावासजी डावर ने शुरू की। कालांतर में दादर, परेल, भायखला, सिवड़ी, प्रभा देवी और वर्ली में भी कपड़ा मिलें खुल गई और कपड़ा मिलों के इस संपूर्ण क्षेत्र को ही गिरण गांव के नाम से पहचाना जाने लगा, जहाँ गिरनी कारबार श्रमिक। इन श्रमिकों की मूलतः समस्या क्या थी? देखें, कपड़ा मिलों को छोड़कर अन्य कुछ उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो रही थी। बोनस की राशि भी इनकी अपेक्षा अधिक मिल रहा था। कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएं भी प्राप्त हो रही थी। ये उसी अनुपात में वेतन और बोनस आदि को लेकर के श्रमिक आंदोलनरत थे। उन्होंने इसके लिए हड़ताल का मार्ग अपनाया। मिल श्रमिकों की हड़ताल 1981 की दिवाली में 20% बोनस मिलने की अपेक्षा थी। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ और मिल मालिकों के बीच 8 से 17% बोनस पर समझौता हुआ, जिससे श्रमिक संतुष्ट नहीं थे। अंत में श्रमिक नेता यानी डॉक्टर दत्ता सामंत के नेतृत्व में 65 मिलों के 2.5 लाख मजदूर 18 जनवरी 1982 में हड़ताल पर चले गए। अब हड़ताल के समय जो प्रमुख समस्याएं मजदूरों को फेस करनी पड़ी, उनके बारे में देखें कि जो घटनाएं घटित होती हैं, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री AR अंतुले एक त्रिदलीय समिति का गठन करते हैं। अंतुले के बाद बाबा साहब भोसले मुख्यमंत्री बने और उनकी भूमिका थी कि कानूनी तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही वार्तालाप चलाएगी। डॉक्टर दत्ता सामंत ने यह कानून रद्द करने की मांग की। वाम दलों ने भी उनका समर्थन किया। हड़ताल काफी लंबे समय तक चली, परंतु समस्या का कोई हल सामने नहीं आया। अंत में मजदूरों ने जो रास्ता अपनाया वो जेल भरो आंदोलन का रास्ता था। 1.5 लाख मजदूरों का मोर्चा विधानसभा पर गया और यह पहली हड़ताल थी जो बहुत लंबे समय तक चली और लगभग 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। इसकी असफलता का कारण हड़ताल का लंबा खींचना, मजदूरों में फूट डालने का प्रयास और केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया। कपड़े में पॉलिस्टर कपड़े को महत्व मिला, जिससे मुंबई की कपड़ा मिलें सूरत और गुजरात में स्थानांतरित हो गई। ये समस्या को गहरा देने वाला एक साथ मिल मजदूरों के हड़ताल पर चले जाने और उनकी समस्या का कोई समाधान न निकलने के कारण बहुत सारी मिलें गुजरात, सूरत में स्थानांतरित हो गई और बड़े पैमाने पर मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति पर अगर ध्यान दें तो बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर 17% थी और आर्थिक वृद्धि दर पर अगर नजर डालें तो वो घटकर 1.1% हो गई थी। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो बहुत कम था, वो केवल 1 सप्ताह तक चल सकता था, जिससे विदेशी ऋण का भुगतान करना और उसका ब्याज देना भी नामुमकिन सा हो गया था, असंभव हो गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने सभी किसानों का ऋण माफ कर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भार अर्थव्यवस्था पर लाद दिया था।
ये एक गलत फैसला रहा है। और उस समय कुवैत पर इराक के आक्रमण के कारण तेल का भी संकट बढ़ा, जिससे तेल का दाम बढ़ गया था और अनिवासी भारतीय विदेशी मुद्रा का अपना निवेश जो था वो अपना निकालने लग गए थे। ये विकट आर्थिक परिस्थिति थी और इस आर्थिक परिस्थिति से उबारने के लिए देश के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, वो सामने आते हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया था। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने त्रुटि सुधार उपाय योजना लाई और विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध को पूरी तरह से उन्होंने हटा दिया। उद्योग क्षेत्र में प्रचलित अनुज्ञप्ति प्रणाली जो 18 उद्योगों तक ही सीमित थी, शेयर बाजार पर नियंत्रण लाने के लिए 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की, सेबी की स्थापना की। ये कुछ उपाय योजना थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी संगणकीकरण किया गया। इस तरह से पीवी नरसिम्हा राव जी ने अपने कार्यकाल में देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की उपाय योजना का परिणाम स्पष्ट रूप से जल्दी सामने आने लगा, जिससे विदेशी निवेश में तेजी से वृद्धि होने लगी। बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया भारत का सोना छुड़ाने में जो गिरवी रखा था, सफलता मिली। दूर संचार क्षेत्र पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप देश में मोबाइल फोन की सेवाएं भी शुरू हुई। सरकार को पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। ये सकारात्मक नीति का एक बड़ा परिणाम था और निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसके अलावा जो 1990 के बाद की कुछ घटनाएं रही हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र से संलग्न संस्था है और भारत ने 1955 में इसकी सदस्यता स्वीकार की। ऐसे ही WTO संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विभिन्न देशों के बीच व्यापार को मुक्त करना इसका उद्देश्य रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार में बाधा उत्पन्न करने वाले कानूनों, नियमों, बंधनों और नीतियों को समाप्त करना प्रमुख उद्देश्य रहा है और वैश्विक व्यापार का विधिवत नियमन करना था। इससे मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला। WTO के प्रावधान के अंतर्गत जो लाभ सामने आते हैं उन्हें भी समझ लेना चाहिए। WTO के प्रावधान अनुदान, आयात निर्यात, विदेशी निवेश हेतु संरक्षित क्षेत्र, कृषि, तकनीकी विज्ञान और सेवाओं से संबंधित। इसकी सदस्यता प्राप्त करने के कारण बिजली, जल, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का तेजी से व्यापारीकरण हुआ और जनसंख्या में कमी, बाल मृत्यु दर में कमी, जल आदि क्षेत्रों में भारत ने सुधार किए। ये WTO के प्रावधान का प्रत्यक्ष लाभ रहा। इसके अलावा सार्क देशों को दी गई सुविधाएं, जिसमें भारत ने विभिन्न वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध हटाए, आयात शुल्क में छूट दिया। भारत का बीमा क्षेत्र विदेशियों के लिए खोला गया और भारतीय बीमा क्षेत्र निजी और विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह से खोल दिए गए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया और मुक्त व्यापार के कारण भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर वापस लौटती हुई नजर आती है।